सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। आज के क्रैश कोर्स में हम इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कोरच लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार इस चैप्टर से बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और भी सारे अपडेट टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि सारी चीज़ें सारे अपडेट यूट्यूब आपके पास बार बार नहीं पहुंचाता। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तो सारी चीज़ें आपके पास इजीली पहुंच जाएंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ भी आने वाले हैं तो वो भी टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दिए जाएंगे, आपको जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास कोरच लॉ। कोरच लॉ क्या होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो सॉल्यूशन होता है, जो एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो टूटता कैसे है, वो कब टूटता है। तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, हमने क्या किया कि उसमें कोई दूसरी लिक्विड डाली, एक ऐसी लिक्विड जो उस इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ दे। तो हमने मान लो वाटर डाला, जैसे ही वाटर डाला तो उसमें दो पार्ट हो गए, एक पॉजिटिव आयन हो गया और एक नेगेटिव आयन, मतलब वो टूटना स्टार्ट कर दिया। अब हमने देखा कि थोड़ा सा वाटर डालने पे वो थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा और वाटर डाला तो थोड़ा वो और टूटा। अब हम उसका क्या कर रहे हैं कि बार बार वाटर ऐड करते जा रहे हैं और हमको दिख रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें आयन बहुत ज़्यादा बनने लगे। अब हमने बहुत ज़्यादा वाटर डाल दिया, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कि जैसे 10 ml कोई लिया, कोई भी सॉल्यूशन 10 ml का लिया तो उसमें वाटर जो है वो 100 लीटर डाल दिया। 100 लीटर वाटर मतलब इसके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया हुआ है 10 ml और इसके कंपैरिजन में 100 लीटर वाटर डालोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो वाटर है वो इसके कंपैरिजन में इनफाइनाइट हो गया। मतलब जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था पहले 10 ml में सिर्फ वही प्रेजेंट था, लेकिन वाटर डालने से ये जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया। तो इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन कैसा डाइल्यूट हुआ? बहुत पतला हो गया। कितना? हमने कितना डाला था? इनफाइनाइट डाल दिया था। 10 ml के कंपैरिजन में 100 लीटर आप डालते हो तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे ना हम। तो हमने इनफाइनाइट डाला दिया, इनफाइनाइट डाल के उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया। अब इस कंडीशन में हम क्या मानते हैं कि जितने भी आयंस प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलाइट में वो क्या हो गए होंगे? पॉजिटिव और निगेटिव में बदल गए होंगे, टूट गए होंगे, ऐसा हम मानते हैं। तो देखो, कोरच लॉ इसी पे बेस्ड है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मतलब मोल जो कंडक्ट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू सम होता है किसका? द सम ऑफ द मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस इन द सॉल्यूशन। ध्यान दो कि जो आयंस नेगेटिव और पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए हैं वही तो कंडक्ट कराएंगे ना इलेक्ट्रिसिटी को या किसी भी चीज़ को। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? पॉजिटिव या निगेटिव आयन। तो जितने पॉजिटिव और निगेटिव आयन हैं, अगर इनके कंडक्टेंस को हमने जोड़ दिया आपस में तो वो पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हो जाएगी। ये बात किसने बोली? कोरच ने बोली। तो कोरच लॉ में यही बोला गया है कि इसका जो सम होता है, जो मोलर कंडक्टेंस का सम होता है, किसका? पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन का, किसी सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? उसका डाइल्यूशन इनफाइनाइट होना चाहिए। तो जो इनका सम होता है वो किसके इक्वल होता है? ये देखो, ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन, तो इनका ये जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? इसके मोलर कंडक्टिविटी के, पूरे मोलर कंडक्टिविटी के सॉल्यूशन के इक्वल होता है। अब यहाँ पे देखो, सारी चीज़ों का ये मीनिंग बता दिया गया है कि ये मोलर कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, ये क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव आयन का कंडक्टेंस है, और ये n+ और n- क्या है? तो ये है जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है 1 फार्मूला यूनिट में। अब फार्मूला यूनिट पूछोगे क्या होता है, तो एक फार्मूला कोई भी लिख लो, NaCl। NaCl को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? Na+ और Cl-। क्लियर है ना यहाँ पे? तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कितना है? 1, और नंबर ऑफ निगेटिव आयन यहाँ पे कितना है?
1, क्योंकि Na प्लस 1 है और Cl भी 1 है एक फॉर्मूले में, इसी को बोलते हैं 1 फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे देखो अगर MgCl2 ले लेते हैं तो इसमें Mg2 प्लस हो गया और 2 Cl माइनस आ गए। समझ में आ रही बात? तो Mg तो अभी भी 1 है, मतलब N प्लस की वैल्यू इसमें 1 है, लेकिन यहाँ पे N माइनस की वैल्यू देखेंगे तो कितने Cl के आयन बन गए? 2। क्लियर है ना? तो यही है फॉर्मूला यूनिट। समझ में आ गया कि एक फॉर्मूले में कितने नेगेटिव और कितने पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, ये उसका नंबर बताता है। तो ऐसे क्लियर हो गया होगा। अब कोरच लॉ समझ में आ गया, तो इसके कुछ एप्लीकेशन पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो चलो देखते हैं ये एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे इसका यूज किया जाता है। तो देखो कोरच लॉ का सबसे बड़ा यूज कहाँ किया जाता है? जब भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसके आयन इजीली नहीं टूटते, तो हम क्या करते हैं कि उसका जो कंडक्टेंस निकालना थोड़ा कठिन होता है, तो कोरच लॉ लगा के उसके कंडक्टेंस को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो एक जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला CH3COOH है, इसका कंडक्टिविटी हमको निकालना है। तो हमने क्या किया हुआ है कि हमने मोलर कंडक्टिविटी किसका निकाल लिया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? CH3COOH, HCl और NaCl। अब ये पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे निकालते हैं, अभी इस पे एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं, तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे कंडक्टिविटी CH3COOH की आएगी इसके हेल्प से। तो चलो अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक हम दूसरे एप्लीकेशन देख लेते हैं। दूसरे एप्लीकेशन में बोल रहा है कि अगर कोई चीज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है तो उसमें जो डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन मतलब टूटना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का, वो कितना होगा? मैक्सिमम होगा। यहाँ पे यही लिखा गया है कि एज वी नो द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज मैक्सिमम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम होता है। डिसोसिएशन इज कंप्लीट, क्योंकि डिसोसिएशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका होता है। सो वी कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इस कोरच लॉ से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? ये मोलर कंडक्टेंस दे दिया एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का, उसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसका मोलर कंडक्टेंस हम इजीली किसी भी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन उसका जो पूरा कंसंट्रेशन है इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे, उसके लिए इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस निकालने के लिए कौन सा लॉ यूज करेंगे? कोरच लॉ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है? मोलर कंडक्टेंस एक फिक्स कंसंट्रेशन पे और मोलर कंडक्टेंस कहाँ पे? इनफाइनाइट पे। तो ये वाली जो चीज़ है वो कहाँ से आएगी? इनफाइनाइट कंडक्टेंस पे मोलर कंडक्टेंस, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस कहाँ से आएगी? कोरच लॉ से। तो ये भी वैल्यू निकाल के और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम इजीली निकाल सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं उस न्यूमेरिकल को कि कैसे इस न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसका एप्लीकेशन यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने बोला था कि एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं कोरच लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड। तो देखो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी दे दी गई है NaCl की, CH3COONA की और HCl की। उसके हेल्प से हमको CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। कोरच लॉ लगाएंगे आगे चारों कंपाउंड पे। चलो चारों कंपाउंड कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये NaCl के लिए लगा देते हैं। तो NaCl जब ब्रेक होगा तो किसमें ब्रेक होगा? Na प्लस और प्लस, ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस। पहला कोरच लॉ लग गया यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू दे दी गई, कितनी है? दे दी गई है यहाँ पे 3, इसकी वैल्यू 3 है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरे पे लगाते हैं तो ये मोलर कंडक्टिविटी इसकी हो जाएगी CH3COONA। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH, नहीं देखो यहाँ पे दूसरा कौन है? दूसरा यही है। तो CH3COO ये माइनस और फिर प्लस यहाँ पे Na प्लस और इसकी वैल्यू दे दी गई है 4। तो ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब चलो यहाँ पे तीसरे के लिए लगाते हैं, खुद लगाओ ब्रेक करो। HCl के लिए ये इनफाइनाइट, या ऐसे ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H प्लस और ये हो जाएगा Cl माइनस। ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। इक्वेशन फोर्थ जिसका हमको निकालना है, इसकी वैल्यू दे दी गई है, कितनी दे दी गई? 5। यहाँ पे इसको किसकी वैल्यू निकालनी है? CH3COOH। ये क्या हो जाएगा? CH3COO माइनस और ये प्लस H प्लस हो जाएगा IV।
अब ध्यान दो, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है और इन तीनों की वैल्यू दी गई है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हमको इनको ऐसे जोड़ना या घटाना है, मतलब कि ऐड करना है या इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है आपस में कि सिर्फ इधर वाले टर्म में तीनों को जोड़ने या घटाने पे क्या बच जाए, CH3COO माइनस और ये H प्लस। मतलब सिर्फ हमको ये चाहिए एक और यहाँ पे ये चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों चाहिए, दोनों के आगे प्लस साइन है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देने पे ये वाले भी आ जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस। तो Na प्लस और Cl माइनस नहीं चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन से इसको माइनस कर देंगे, इस वाले को इस इक्वेशन में माइनस कर देंगे। ध्यान दो, पहले और दूसरे को अगर हम ऐड कर देते हैं आपस में, पहले और दूसरे को ऐड करते हैं तो ये प्लस जो कि हमको चाहिए मिल जा रहे हैं, और ये भी प्लस करने पे ये भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, इनको हमको हटाना है। तो हटाने का क्या तरीका है, कौन वाले में ये है, ये और ये, तो इसको अगर माइनस कर देंगे तो इसमें माइनस आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, तो ये वाले इसको कैंसल आउट कर देंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन कौन कौन सा ऐड कर रहे हैं हम, थर्ड, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन सेकेंड, इसको ऐड कर दे रहे हैं और माइनस इक्वेशन 1 कर रहे हैं। तो इसको ऐड करो आगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा CH3COO Na प्लस ये HCl। और सुनो, इसको ऐड करेंगे और माइनस किसको करना है, ये NaCl, इसको माइनस कर दिया तो इक्वल टू, सबसे पहले इसका लिखेंगे पार्ट, ये है इस वाले का पार्ट लिखेंगे। ये देखो, ये जो है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, ये CH3COO, तो यहाँ पे है CH3COO माइनस प्लस ये Na प्लस, फिर प्लस किया है हमने किस इक्वेशन को, इस वाले को, तो इस वाले के राइट साइड में जो है इसको लिखेंगे, तो ये हो गया H प्लस और फिर प्लस Cl माइनस। इसके बाद हमने माइनस किया हुआ है किस चीज को, इस वाले पहले इक्वेशन को माइनस किया हुआ है, तो इक्वेशन 1 को माइनस किया हुआ है, तो इसके सामने भी माइनस आ जाएगा, इसके सामने भी माइनस, तो ये हो जाएगा Na प्लस और ये माइनस Cl माइनस। अब ये माइनस है और ये प्लस, तो कैंसल आउट, ये प्लस है और ये माइनस, तो ये कैंसल आउट, तो इधर बच गया CH3COO माइनस और ये बच गया H प्लस। अब ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इक्वेशन 4 जो हमको चाहिए इसके इक्वल है, तो ये हो जाएगा CH3COOH, दोनों मिलके CH3CO और H प्लस। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारी निकल गई, CH3COOH और इसकी वैल्यू आई है किसके इक्वल, CH3COO Na प्लस ये HCl माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, इक्वेशन में चेक करो सेकंड में, तो ये 4, इसके बाद इसकी वैल्यू HCl की वैल्यू कितनी दे दी गई है 5, तो ये 5, फिर इसके बाद माइनस NaCl की वैल्यू कितनी दी गई है 3, तो 4 और प्लस 5 कितना हो गया 9, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 6, ये इसकी वैल्यू हो गई और आंसर आ गया ना आंसर। सबसे पहले ध्यान दो, हमने किया क्या कि हमको कुछ भी करके CH3COOH जो कि हमारा डिजायर्ड है इसको लाना है, तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आ गया, लेकिन प्लस करने पे ये दोनों भी आ गए थे, इसलिए इस इक्वेशन को इससे माइनस कर दिया तो इसमें ही माइनस माइनस आ गया और ये कैंसल आउट हो गया। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद हमारा सारा आंसर, इसकी वैल्यू बस पुट कर देनी है, रख देना है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी वीडियो लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उससे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।